हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है बंधन टूटे ना। प्रिय अनुराग, शुभ आशीष। कल तुमने फोन पर जो कुछ भी कहा सुनकर क्षण भर को तो मैं स्तंभ रह गया। फिर भयभीत हो उठा, कहीं बेटा भी आजीवन पिता की तरह दुखों के सैलाब पर। हे ईश्वर, ऐसा कभी ना हो, यही प्रार्थना कर रहा हूँ। आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, मन की पीड़ा मन में ही समेट ली, क्योंकि दुनिया की नज़र में एक पुरुष किसी भी परिस्थिति में दुखी, पीड़ित और लाचार कहाँ होता है। स्त्री की वेदना सबको सहज ही दिख जाती है, पर पुरुष की पीड़ा की ये विडंबना है कि वो नितांत सच्ची होते हुए भी दुख के आवरण से ढक दी जाती है। बेटा, आज तुमसे बहुत कुछ बांटना चाहता हूँ। जब से पता चला कि बहू तुमसे नाराज होकर मैके चली गई है, तब से बेचैन हूँ। किसी तरह नीति को मना कर ले आओ बेटा। पति पत्नी में से एक का भी दिल टूट जाता है तो परिवार विखंडित हो जाता है। नन्हे अमृत के बारे में सोचो, क्या वो तुम दोनों में से एक के बिना भी अच्छा जीवन जी पाएगा? आखिर बहू चाहती क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो बेटा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। जानता हूँ तुम साफ दिल के सच्चे और संवेदनशील इंसान हो, पर बेटा बुरा मत मानना। तुमने उसी तरह अपनी पत्नी पर हावी होने की कोशिश की है जैसे तुम्हारी माँ मुझ पर हुआ करती थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ का मेरे प्रति व्यवहार ही तुम्हारी सोच को एकांगी बना रहा है। बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा ना। आज बहू में मैं अपना अक्स देख रहा हूँ। तुम्हारी कटु से कटु बातों को भी वह सहजता से सह लेती है। शायद अब उसकी वेदना का बांध टूट गया हो। कुछ लोग अपनी संवेदनाओं के मारे होते हैं, जैसे मैं था। बचपन से ही दब्बू, गलती चाहे किसी की भी हो, मैं ही आगे कर दिया जाता था और डांट खाकर अकेला चुपचाप सुबकता रहता था। पिता का भय मेरे मन में इतना ज़्यादा था कि उनकी एक तेज आवाज़ सुनकर मैं कांपने लगता था। माँ मेरी मनोस्थिति से नितांत अनजान थी। उनके लिए तो मैं उनके 7 बच्चों में से एक था। बस मेरा बचपन दबा सहमा था। मैं हमेशा सोचता था जब मैं पिता बनूंगा तो अपने बेटे को जितना प्यार दूंगा उतनी ही आज़ादी भी दूंगा। वो मुझसे डरेगा नहीं, मेरा दोस्त बनकर रहेगा। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। कितना सफल हुआ ये तो तुम ही बता सकते हो ना। मैंने अपना दर्द तुमसे कभी नहीं बांटा। मैं तुम्हें दुख जो नहीं देना चाहता था, पर आज जब तुम उसी मोड़ पर तन्हा, उदास और अकेले खड़े हो जहाँ कभी मैं खड़ा था, तो एक पिता होने के नाते अपना मन तुम्हारे सामने खोलकर रख रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने की थी उन्हें तुम कभी मत दोहराना। हर चीज़ की एक सीमा होती है बेटे। प्रेम, दया, क्षमा, क्रोध, सहनशीलता और मौन, सभी का। आज तुम्हारे पिता के मौन की भी सीमा टूट रही है। बहुत सहा है मैंने, बचपन से लेकर उम्र के 60वें पड़ाव तक। पिता के कठोर अनुशासन से जो दब्बूपन मेरे भीतर जन्मा, वो युवावस्था में भी कायम रहा। मैं पढ़ाई में अव्वल था, दिखने में भी सुंदर था, पर मेरी प्रतिकार करने की शक्ति ना जाने कहाँ विलुप्त हो गई थी। जब भी किसी से नहीं कहने की इच्छा होती, दिल तेजी से धड़कने लगता, पसीने पसीने हो उठता था मैं, और अंत में परिस्थितियों को दूसरे की इच्छा अनुसार स्वीकार करता चला गया। विवाह हुआ तो सोचा जीवन संगनी के सानिध्य में जीवन का हर सुख जीऊंगा, पर यहाँ भी नियति ने धोखा दिया। कहाँ तुम्हारी माँ आईएएस पिता की एकलौती लाडली, और कहाँ मैं एक मध्यम परिवार का तीसरा बेटा। तुम्हारे नाना बहुत बुद्धिमान थे। अपनी अति सामान्य गर्म मिजाज घमंडी बेटी के लिए उन्हें मुझ जैसा शांत, सहनशील, गुड लुकिंग मध्यम परिवार का उच्च पद दामाद ही तो चाहिए था ना। आज एक राज की बात बताता हूँ। पहली नज़र में तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल ही नहीं भाई थी, पर यहाँ भी मेरा दब्बूपन, मेरा मौन मेरे जीवन पर भारी पड़ गया। पिता ने 2 टूक स्वर में कह दिया था, अनूप को उषा से ही विवाह करना होगा। बेवकूफ़, इतना भी नहीं समझता कि बड़े परिवार का दामाद बनेगा, वो भी इकलौता। यहाँ लक्ष्मी कदम चूमने को बेचैन है और ये मूर्ख पाँव झटकना चाहता है। जीवन के इतने बड़े निर्णय जिससे संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है, वहाँ भी मैं मौन ही रह गया। अंततः लक्ष्मी ने मेरे पांव चूम ही लिए। मैंने जैसी जीवन संगनी की कामना की थी, तुम्हारी माँ उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसे पूरी दुनिया सुहानी लगती थी, पर अपने पति में हजारों दोष नजर आते थे। प्रेम की उषा, स्नेह की गरिमा, दाम्पत्य की मादकता, जीवन साथी का मनोहार, सहयोग जैसे शब्द मेरे लिए बने ही नहीं थे।
आपकी ड्रेसिंग सेंस बेकार है, आपको बोलना नहीं आता, बोरिंग, डल, पता नहीं पापा ने आप में क्या देखा, सुंदरता लेकर अचार डालो क्या, शादी को लेकर कितने सपने थे, एक भी पूरे नहीं हुए। ऐसे वाक्य मेरे लिए उपयुक्त होते रहे और मैं अंदर से आहत और ऊपर से सामान्य दिखने के प्रयत्न में जुटा रहा। उसने जो कहा मैंने कभी प्रतिकार नहीं किया। उसे मेरा संयुक्त परिवार कभी नहीं भाता था। कभी माँ बहनों से उलझ पड़ती थी तो कभी किसी और से। प्यार की भाषा नहीं, उसे तो केवल अपनी भाषा आती थी, जिद की भाषा। बार बार तुनक कर मैके चली जाया करती। एक दो बार मैंने समझाना चाहा पर उसका स्पष्ट जवाब था वो इतने बड़े परिवार के साथ नहीं रह सकती। आखिरकार फिर उसके पिता का रसुख काम आया। मेरा ट्रांसफर नागपुर हो गया। मैं घर परिवार से दूर हो गया, पर वो बेहद खुश थी। मैं कई बार हिम्मत जुटाता कि उसे समझाऊं कि मैं केवल उसका पति नहीं और भी बहुत से रिश्तों से जुड़ा हूं, पर मौन मुझ पर हावी हो जाता। शॉपिंग, किटी पार्टी, रेस्टोरेंट में बढ़िया लजीज खाना खाना, फिल्म देखना, बस यही उसके शौक थे। मैं अनिच्छा से यदा कदा उसका साथ निभाता रहा। मेरी इच्छाएं मन के कोने में दबी कुचली सहमी सी दम तोड़ती रही। तुम्हारी माँ ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी कोई इच्छा है भी या नहीं। मेरे परिवार वालों ने मुझे जोरू का गुलाम, बेवकूफ, कठपुतली वगैरह नामों से पुकारा करते थे। मैं यथासंभव उन सब की इच्छाओं और मांगों को भी पूरा करता था, पर अकेले। तुम्हारी माँ ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारे दादा दादी को जब तीर्थ यात्रा पर ले गया था ना, तब भी चक्की के 2 पट्टों में पीस रहा था। तुम्हारी माँ फिजूल खर्ची का रोना रो रही थी और मेरे माता पिताजी लाख कोशिश के बाद भी खुश नहीं थे। कारण था मैं। उनकी नज़र में मैं जोरू का गुलाम जो था। पिताजी कहते, अरे एक डांट में पत्नी सीधी हो जाएगी, इसके मुंह से बोल तो फूटे, पर नहीं, उसे खुश करने के लिए मुंह पर ताला लगाकर बैठा है, बेवकूफ। पिताजी को क्या पता था, मैं अगर उषा को समझाने का प्रयत्न करता, परिवार के मायने समझाने का प्रयास भी करता, तो उस चिकने घड़े पर कौन सा असर होना था। उल्टे वह मुझ पर बरस पड़ती। मेरा दम घुटता था। पारिवारिक कला से डरकर मैंने मौन समझौता कर लिया था। तर्क वितर्क या कुतर्क करने की शक्ति मुझ में थी ही कहाँ। पर आज सोचता हूँ, काश एक बार कुछ कहकर देखा होता तो शायद परिस्थितियाँ भिन्न होती। एक और सच जान ही लो, जब तुम आने वाले थे ना, तब उषा ने गर्भपात कराने की ठान ली थी। इतनी जल्दी मैं बच्चा नहीं चाहती, मेरे फिगर का तो सत्यानाश हो जाएगा। उषा, ईश्वर की इस नेमत को ठुकराना पाप है। मैंने प्रतिवाद करने का प्रयास किया तो वो क्रोध से भरी खूब चीखी चिल्लाई और बिना मुझे बताए अपनी एक सहेली के साथ क्लिनिक चली गई। पर यहाँ किस्मत ने मेरा साथ दिया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि गर्भपात के लिए देर हो चुकी है। वह बेहद कठिन दिन थे अनुराग। तुम्हारी माँ का क्रोध 7वें आसमान पर रहता था। हर बात पर चिढ़ती बिगड़ती रहती थी। सुख और आराम के सारे साधन घर में मौजूद थे, पर वह खुश नहीं थी। मेरा धैर्य, मेरा त्याग, मेरी सहनशीलता, किसी का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। मेरी हर बात का वो उल्टा अर्थ लगा लेती थी और मैं मौन रह जाता था। फिर तुम आए, मुझे जीवन की पहली खुशी मिली। सच कहता हूँ, उस क्षण मेरे आनंद का परवार ना था। तुम्हें कंधे पर झुलाकर, प्रेम से दुलार कर मुझे जो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती थी ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे जन्म के बाद भी तुम्हारी माँ नहीं बदली। पालन पोषण का दायित्व एक आया को सौंप कर वह कर्तव्य में मुक्त हो गई। पर मैं तुम में अपना बचपन जीता रहा। 4 वर्ष की नन्ही सी उम्र में दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूल जाते समय बिलख कर रोता तुम्हारा मासूम चेहरा आज तक भूला नहीं। पर वो भी तुम्हारी माँ का निर्णय था। मैं हमेशा की तरह पीड़ा मन में समेटे मौन था। जब भी तुम छुट्टी में आते, हम बाप बेटे के लिए वो बढ़िया समय होता था, याद है ना। फिर दिन सरकते गए। मैं दिन रात किताबों में डूबा रहता और तुम्हारी माँ के तो कई शौक थे। मुझे याद नहीं आता कभी भी कुछ समय के लिए हम दोनों ने किसी मुद्दे पर चर्चा की हो। उसे सीधे निर्णय देना पसंद था और मुझे चुपचाप रहकर कलह को दूर झटकना। पर कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। मेरा तटस्थ हो जाना भी मेरे लिए कष्टप्रद हो गया। पति पत्नी का रिश्ता जो सबसे निकट होता है, हमारे लिए औपचारिकता मात्र रह गया। बेटा, जब तुमने मुझे नीति से मिलवाया था तो मैं बेहद खुश हो गया था। वो मुझे जिम्मेदार और सुलझी हुई लड़की लगी थी, शांत, संवेदनाशील, भावुक सी।
वो लड़की पहले नज़र में ही मुझे अपनी से लगने लगी थी। पर एक चीज़ उस क्षण भी मुझे खटक गई थी, तुम्हारा नीति के प्रति अजीब दबाव से भरा व्यवहार। पहले तो मैंने इसे सामान्य समझा, फिर धीरे धीरे बात समझ में आती गई कि अपनी माँ के मेरे प्रति व्यवहार से तुम भीतर से आहत हो और भयभीत भी। नीति की छोटी से छोटी बात का मान रखने से भी जैसे तुम्हारे पड़ोस की तौहीन होती थी। नीति क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी, सारे निर्णय तुम्हारे होते थे। एक दिन बिना तुम्हें बताए वो मैके क्या चली गई, तुमने घर में कोहराम मचा दिया था, याद है ना? उस शाम बहू फूट फूट कर रोई थी। हाँ, उसके आंसू का साक्षी मैं था। भीगे कंठ से उसने मुझसे कहा था, बाबूजी, मैं जितना जुड़ना चाहती हूँ अनुराग उतनी ही बेरुखी से अपने व्यवहार से इस रिश्ते की जड़ें खोखली कर देते हैं। पत्नी क्या दासी होती है? जीवन संगनी अगर जीवन भर रोती ही रहे तो ऐसे साथी की क्या अहमियत। मैं सन्न रह गया था। बहू के शब्द आत्मा को तेज धार की तरह काट रहे थे। मैंने इस संबंध में तुम्हारी माँ से बात की थी। उसने लापरवाही से जवाब दे दिया, आपका ही लाडला बेटा है, आप ही उससे बात कीजिए। पति पत्नी के बीच पड़ना मूर्खता है। मैं हतप्रभा रह गया था। यह पति पत्नी के बीच पड़ने जैसी क्या बात थी? हमारे बच्चों की जिंदगी का प्रश्न था। मैं आदत से लाचार फिर चुप हो गया। मुख दर्शक सा सब कुछ देखता रहा। अमृत का जन्म हुआ तो मैंने चैन की सांस ली। शायद ये बच्चा तुम दोनों के बीच पुल का काम करे, पर तुम भी अपनी आदत से लाचार थे। फिर तुम्हारा तबादला दूसरे शहर में हो गया। मैं निश्चिंत हो उठा था। शायद अकेले में तुम दोनों का दाम्पत्य फल फूल जाए, पर तुम्हारे फोन ने मेरी सासा पर भी तुषारघात कर दिया। पापा, आपकी बहू मुझसे लड़कर मैके चली गई है, अमृत को भी साथ ले गई है। जानते हैं क्या कहती है? नौकरी करके अकेले अमृत को पाल लेगी, पर मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं भी चुप नहीं बैठने वाला। डिवोर्स पेपर मुंह पे मारूंगा तब होश आएगा। बेटा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। मैं बहू से बात करूंगा। तुम्हें समझाकर मैंने फोन तो रख दिया, पर मन अनजानी आशंका से थरथरा उठा था। बहू से बात की तो मुझे कहीं भी उसका दोष नजर नहीं आया। अनुराग, क्या अपने पति से प्रेम और सम्मान की इच्छा रखना दोष है? यदि हाँ तो बहू दोषी है। पत्नी की इच्छाओं का मान रखना तुम्हारा धर्म है। पहले सोचा तुम्हें बुलाकर तुमसे बात करूं, फिर अपने स्वभाव से डर भी लग गया, कहीं तुम्हें सामने पाकर कुछ कह ना पाया तो, इसलिए पत्र में अपना दिल खोलकर रख रहा हूँ। बेटा, तुम अनजाने में ही नीति के धैर्य की परीक्षा लेते रहे हो। पिछले 3 वर्षों में उसने साबित किया है कि वो एक अच्छी पत्नी है। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा चुप रहकर अपना दाम्पत्य खोता चला गया और तुम में बहुत ज़्यादा बोलने टोकने की आदत है और तुम्हारा दाम्पत्य भी टूटने का कगार पर खड़ा है। पति पत्नी का रिश्ता जो सबसे करीबी और महत्वपूर्ण होता है, लोग अपनी नादानी से इसे ही सबसे छोटा और बेकार समझ लेते हैं। जब होश आता है तो एक मधुर स्वप्निल मादक संसार हाथ से रेत की तरह फिसल गया होता है। बेटा, पौरुष तत्व के अहंकार में आकर गलत निर्णय मत लो और ना ही नीति के सामने हथियार डालकर उसे मनाकर घर ले आओ। आपस में बात करो बेटा। अपने व्यवहार से थोड़ा तुम झुको और थोड़ा सा उसे भी झुकने पर विवश कर दो। आपसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करो। पति पत्नी के रिश्ते के बीच किसी भी तरह की दीवार नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो मौन और सहनशीलता की दीवार ही क्यों ना हो। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ और अपने बीच चुप्पी की दीवार कायम की। परिणाम, हम दोनों इस दीवार के 2 अलग अलग छोर पर जीवन जीने को विवश हो गए। पति पत्नी का संबंध जो 7 जन्मों का होता है, एक ही जन्म में बेमानी लगने लगा। हम दोनों ने इस अटूट बंधन को सदा तार तार किया। तुम्हारी माँ सरेआम मेरा अपमान करती रही, पर मैंने कभी उससे अपने मान सम्मान की अहमियत के बारे में बात नहीं की। आज लगता है अगर हमने दिल खोलकर एक दूसरे से बात की होती तो शायद स्थिति कुछ और ही होती, पर जो बीत गई वो बात गई। तुम और बहू हमारी गलतियाँ मत दोहराना। मैंने नीति को भी समझा दिया है कि वो मेरी तरह तटस्थ बनने का प्रयास ना करे, और तुमसे कहता हूँ अपनी जीवन संगनी के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन जियो बेटा। उसके मन को समझने का प्रयास करो और अपना मन भी खोल कर उसकी हथेली पर रख दो। बहू की कौन सी उम्मीदों पर तुम खरे नहीं उतर रहे, पूछो। साथ ही उसे यह एहसास भी दिलाओ कि तुम्हारी भी कुछ उम्मीदें हैं। समझौता नहीं, सामंजस्य का निर्माण करो।
दाम्पत्य का बिखराव सामंजस्य के मीठे जल से ही तो सींचा जाता है। इस सत्य को आज आत्मसात कर लो। मेरी तरह उम्र के अंतिम पड़ाव में पछतावे का एहसास नहीं होगा। मेरे जैसे लोगों की तो ये स्थिति है कि चाहे लाख कहो, फिर भी बहुत कुछ मन के भीतर लावे सा धधकता ही रहता है। अब सुनो, पत्र के साथ कश्मीर के 2 हवाई टिकट भी है, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार। बहू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ, जन्म जन्म के इस बंधन को एक नई गांठ से बांध दो। इसी क्षण से प्रयास करो बेटा कि ये बंधन टूटे ना। असंख्य शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा पापा।